नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू टेनिस टील्स विद अंजलि। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हम फ्लाइट से सीधा आपको घर पे लेके आ रहे हैं। जी हाँ। आप कहीं शूट पे थे ना? मैं आगरा में शूट कर रहा था, आगरा में एक फ़िल्म का शूट चल रहा था, जी। तो उसी के शूट में बिज़ी था मैं। क्या शूट चल रहा था आपका? फ़िल्म का शूट चल रहा था वहाँ पे, एक ऋषि मेहता की फ़िल्म है, जी। उसका शूट चल रहा था। प्रतीक, कहाँ से आप? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मुंबई आना कब हुआ फिर? मेरा 2015 में मुंबई आना हुआ। प्रतीक, आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी एक्टिंग जर्नी जबलपुर से शुरू हुई। जबलपुर में विवेचना रंगमंडल एक थिएटर ग्रुप है, तो 2008 में मैंने वो जॉइन किया और वहाँ पे शुरू में थिएटर वगैरह में ऐसे रोल नहीं मिलता था, तो शुरू में तो एक एक 2 साल जो था कि क्राउड में खड़े हैं या कोरस में गाना गाते थे, तो एक्टिंग करने का प्रॉपर एक्टिंग करने का मौका नहीं मिलता था। बट धीरे-धीरे वहाँ पे मैं रेगुलर जाता रहा और उसी दौरान मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो उसके साथ-साथ थिएटर कर रहा था। तो वो उन 4 सालों में मैं कंटिन्यू थिएटर करता रहा। धीरे-धीरे फिर मेरे को उसमें अलग-अलग लोग मिले जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ के, जबलपुर के, जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं था कि थिएटर में इस तरह का चीज़ें होती है कि म्यूज़िक होता है, डांस होता है, प्लस एक्टिंग होती है, सारे आर्ट फॉर्म जो है थिएटर में होते हैं। तो उसके बाद शहर में जो अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं या राइटर हैं, उनसे मिलना-जुलना हुआ। तो ये समझ में आया कि यार जो बॉलीवुड सिनेमा है उसके अलावा भी बहुत बड़ा एक अ, आर्ट का जो वो है कि एक एक्सप्लोर करते हो आप जहाँ पे कि आपको पेंटिंग के बारे में भी पता चलता है और म्यूज़िक, साउंड, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। सिर्फ़ एक्टिंग एक्टिंग नहीं सोचते हो आप। तो उसमें मज़ा आने लगा फिर। जो हमारा एक ग्रुप था, जो अच्छे आर्टिस्ट वाला ग्रुप है, तो उनके साथ उठना-बैठना, फिर लिटरेचर पे बात होना, कहानियों पे बात होना, फिर उसकी परफ़ॉर्मेंस, फिर वर्ल्ड थिएटर पे बात होता था, वर्ल्ड सिनेमा पे बात होता था। तो ये सारी चीज़ों में क्या है कि एक एक्साइटमेंट आने लगा कि हाँ यार, ये सीरियस कोई चीज़ है। ये सिर्फ़ इतना नहीं है कि आप फ़िल्म में जाके हीरो बन जाओ और सलमान खान या शाहरुख खान बन जाओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो उसमें फिर मज़ा आने लगा, तो फिर मैं कंटिन्यू उसको करता रहा। फिर मुझे ड्रामा स्कूल के बारे में पता चला, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उसके एग्ज़ाम दिए मैंने। एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के एग्ज़ाम दिए, तो नेशनल एनएसडी में तो नहीं हुआ, फिर एमपीएसडी में मेरा सिलेक्शन हुआ 2013 में। फिर वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली 1 साल। तो एमपीएसडी का जो पीरियड था पूरा ड्रामा स्कूल का, वो उधर जाके मैं और इवॉल्व हुआ। मतलब मुझे और जो इंडिया के हमारे अच्छे-अच्छे टीचर हैं थिएटर के, तो उनसे सीखने का मौका मिला। और हर स्टेट के अलग-अलग आर्ट फॉर्म और आर्टिस्टों के बारे में जाना। तो ये समझ में आया कि ये वर्ल्ड जो है, आर्ट का जो टोटल वर्ल्ड है, वो बहुत बड़ा है। तो उसमें आपको मतलब लगभग एक उम्र ही लग जाएगी और उसका आपको आनंद लेना सीखना पड़ेगा। सीखना। ये सिर्फ़ इतना सीमित नहीं है कि आप एक्टर बन जाओ या इससे पैसे कमाने के लिए आप कर रहे हो, तो फिर तो बहुत ही गलत चॉइस है पैसे कमाने की। पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये एक थॉट डेवलप हो चुका था तब तक 5-6 साल थिएटर करने के बाद। कि हाँ, पैसे के लिए हम पेशेंस रख सकते हैं, हुँ। बट हम करना यही चाहते हैं और इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप इसको लगातार करते रहो। अगर आप रुकोगे तो आपको डिप्रेशन होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी पैसा नहीं है, बैकअप नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो किस्मत से क्या है कि दोस्त बहुत अच्छे मिले थिएटर में, मतलब वो भी जुझारू लोग थे, करने वाले थे। तो हमारे पास पैसे होते थे या अगर होते थे तो हम थिएटर में ही लगा देते थे, या तो हम कहीं से उधार माँग के या कुछ करके थिएटर करते रहते थे। नहीं होगा। तो ऐसा किया कि फिर उसके बाद जॉब वॉब भी नहीं की इंजीनियरिंग के बाद मैंने, कंटिन्यू थिएटर करता रहा। फिर ड्रामा स्कूल से भी निकला, उसके बाद भी थिएटर करते रहा। फिर जब लगा कि नहीं यार, थोड़ा पैसों की ज़रूरत है, एक काम करते हैं, मुंबई में भी ट्राई करते हैं एक्टिंग वैक्टिंग का, तो वहाँ से अगर कुछ पैसे मिलेंगे, तो फिर जबलपुर में भी थिएटर करता रहूँगा और वहाँ पे भी काम करता रहूँगा। ऐसा कुछ आप जो प्लान बनाते हो, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे आया मैं 2015 में मुंबई में। तो शुरू में कुछ भी काम नहीं मिला यहाँ पे, काफ़ी जगह ऑडिशन होते थे, तो लंबी-लंबी लाइनें होती थी, तो वहाँ पे हम लोग खड़े रहते थे। मैं, मेरे बैचमेट्स वगैरह हम सब साथ में ही रहते थे शुरू में। और तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पे आके कि आपसे कम काबिलियत वाले लोग, यानी कि जो जिन्होंने अभी सिर्फ़ एक्टिंग चार्म के तौर पे सीख लिया, आ गए और कास्टिंग डायरेक्शन में असिस्ट करने लगे हैं, असिस्ट करने में। और वो आपको नॉट फिट बोल देते थे। तो वो बड़ा हर्ट होता था कि मतलब इसको पता भी नहीं है कि ये मतलब क्यों नॉट फिट बोल रहा है, इसने अभी तक काम नहीं देखा, सिर्फ शक्ल के बेसिस पे आप कैसे जज कर सकते हो। तो पहले बहुत होता था कि आपकी शक्ल देखी और नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। तो इधर तो मुझे ये हकीकत ये जल्दी समझ में आ गई थी
कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ये बहुत ही एक बड़ा जंगल है कंक्रीट का, घूम जाएंगे फालतू में, और एज निकल रही है, और दूसरी चीज क्या, डिप्रेशन बन रहा। और उस डिप्रेशन में क्या होता है कि फिर आप है ना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर आप हो सकता है नशे वगैरह में चले जाओ, और फिर आप और डिप्रेस हो जाओ। तो मैं फिर 1.5 साल बाद वापस जबलपुर चला गया, और फिर जो हमारी टीम थी उन्हीं के साथ थिएटर करना शुरू किया। फिर उसमें से एक राइटर थे जो नाटक भी लिखते थे, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम एक कोई फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो हमने वो शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया। उसके बाद वो शॉर्ट फिल्म से वो फीचर फिल्म की कहानी उन्होंने लिख ली। फिर फीचर फिल्म का जो आइडिया आया, तो फिर हम लोगों ने सोचा कहीं से 5-6 लाख रुपए लेके इसको पूरा हम अपने तरीके से बनाते हैं, फीचर बना के देखते हैं फिल्म कैसी होती है, क्या होता है। उसमें भी शुरू में उतना बिलीव नहीं था कि हम कुछ बड़ा बना लेंगे या कुछ कर लेंगे। मोटिवेशन बस यही था कि कैमरे में कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होगा तो मैं मुंबई जाके मैं दिखा पाऊंगा कि भाई देखो मैंने कैमरे में एक्टिंग की है। मेरा मोटिव ये था शुरू में। फिर उसके बाद जब हम 3-4 लोग थे, हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे मिलना जुलना, उस पे बातचीत करना, काम करना, चीजें शुरू करना, किसी से कुछ को ऐड किया, कहीं कास्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वही शहर में ही, अपने ही शहर में। तो धीरे धीरे टीम बनती गई, और हमारे जो साथ के थिएटर वाले थे वो सब जुड़ गए, और हमने फिल्म बनाना शुरू कर दिया। और हमें फिर एक प्रोड्यूसर मिले वहीं के, जबलपुर के सिद्धार्थ यादव। तो उन्होंने क्या किया कि शुरू में 10 लाख रुपए समथिंग में हम लोगों ने ये बात की कि हम फिल्म बनाएंगे। फिर हमने बनाना शुरू किया, तो कोई चीज़ होती ना कि आप सोचते कुछ और वो होते 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 कुछ और। मतलब अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो वो कुछ बेहतर की तरफ बढ़ती जाती है। तो वो 10 से 20 लाख की हुई, फिर 20 से 32 लाख की हुई, फिर 32 से वो 1 करोड़ की हो गई। और तो उन्होंने इतना करेज दिखाया कि जबलपुर के एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर भी नहीं है, फिल्म फैमिली से भी नहीं आते, ही इज जस्ट अ बिल्डर। वाओ। तो उन्होंने वो फिल्म में पैसे लगाना, क्योंकि वो फिल्म को पसंद करते थे, वो भी फिल्म देखना पसंद था और बॉलीवुड पसंद करते थे, तो उन्होंने वो फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए, मतलब पैसे लगाए, और प्रोड्यूसर और दोस्त की तरह जुड़े। फिर हम लोगों ने कहानी लिखी, डायलॉग लिखे। उसके बाद हम लोग 2 महीने तक रिहर्सल करते थे, जैसे थिएटर में रिहर्सल होती है। हर सीन की ब्लॉकिंग करते थे, क्योंकि हम बहुत कच्चे थे, हमें कुछ भी नहीं पता था कि फिल्म कैसे बनती है। और कुछ भी एक 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 आइडिया भी नहीं था कि हमको कौन सा कैमरा लेना चाहिए शूट करने के लिए। हम तो शूट कर रहे थे जो शादी में जो वीडियो वाला कैमरा होता है उससे, शॉर्ट फिल्म। बट फिर कोई जुड़ा तो थोड़ा, वो मुंबई में काम कर चुका था, तो उसने सजेस्ट किया कि नहीं, किसी डीओपी को हायर करो। तो फिर हम लोगों ने डीओपी का पता किया, तो हमको एक डीओपी मिले, एफटीआई एक डीओपी मिले। फिर उन्होंने कैमरे सजेस्ट किए कि इस कैमरे से शूट करो, तुम्हारी कहानी अच्छी है। फिर जब शूटिंग शुरू हुई, तो शुरू के 5 दिन जब हम लोगों ने देखा कि जो विजुअल्स आ रहे हैं, तो वो जो हमने सोचा नहीं था उससे अच्छे आ रहे थे। तो एक कॉन्क्रीट फिल्म बन रही थी। और फिर हम और सीरियस हो गए इसको करने के लिए, मतलब कि पूरा जी जान से लग गए कि उसमें कोई हायरार्की वगैरह जैसा सिस्टम नहीं था। 1 करोड़ रुपए जरूर लगे थे, बट उसमें ये था कि सारे दोस्त लोग थे। तो उसके किस्से बड़े मजेदार हैं। उस फिल्म की 64 फिरंगी नाम है उसका, और अमेजोन प्राइम पर है वो फिल्म। 2019 में रिलीज हुई थी, तब से अमेजोन प्राइम पर है वो। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म जिसमें मैंने वन ऑफ द लीड कैरेक्टर किया है। और उसमें डायलॉग राइटिंग में और सारे कामों में हम जुड़े थे, कि एडी का काम भी हो, स्पॉट का काम भी हम लोग करते थे, कि शूटिंग खत्म हो जाती थी तो हम लोगों ने बाहर से कुछ अ, जैसे जो लाइट वाले हैं या जितने भी लोग हैं, तो वो हमको सर बोलते थे सेट पे। और तो जब खाना वाना खा लिया किसी लोकेशन में ये हो गया, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई और लड़के लगाएं कि वो ये साफ करें। तो फिर जब हम लोग वेट करते थे कि लाइट वाले जब चले जाएंगे और कैमरा टीम चली जाएगी, तो हम लोग सब मिलके वो सारे सब जो कचरा है वो साफ करते थे, और फिर वापस घर जाते थे। और क्योंकि हमको ईपी वगैरह मेरे को सर बोल रहा है, और फिर वो सब उठाते हुए देखेगा तो अच्छा ही लगेगा, ये हम करते थे। फिर वापस जाके हम लोग एक हम लोगों ने किराए से हॉल ले लिया था, तो उसमें 20-25 जितने भी लोग थे वो एक साथ रुकते थे। तो रात भर में क्या है कि एक ही बार खाना आता था, वो भी उनके लिए हम लोगों ने ज़्यादा खाना मंगा के रखा था। हम लोग तो घर से कुछ खा के आते थे, और फिर थोड़ा बहुत हम लोग भी वहीं खा लेते थे। तो फिर सुबह जाते थे, हम अंडे खरीदते थे, फिर हम लोग 25 लोगों के ऑमलेट बनाते थे, फिर वो खाते थे। पूरा नाइट की फिल्म है, तो नाइट शूट था। तो हम लोग दिन भर दिन में 2 बजे तक सोते थे। उसके बाद फिर यही कोई चाय बना रहा है, मेरा भाई खुद स्पॉट का काम करता था उसमें, वो चाय बना के लेके आता था। इसी तरीके से मिलजुल के वो फिल्म जो है वो 2 साल में हम लोगों ने कंप्लीट की। शुरू में जो इसका शेड्यूल था वो 26 दिन का था। उसके बाद फिर वो रुक गई क्योंकि पैसे खत्म हो गए। फिर 15 दिन का हुआ शूट। फिर उसके बाद
3 दिन का आगे चल के हुआ, फिर 2 दिन का हुआ, ऐसे कर करके टुकड़े-टुकड़े वो फ़िल्म बनी। तो 2 साल लग गए उसको बनने में। बट कई बार ऐसा ये मेरे को उसी फ़िल्म को करने के बाद ये कॉन्फिडेंस अंदर जगा लाइफ़ में भी कि किसी भी चीज़ को अगर आप मतलब बिना कोई ऐसी नीयत से करते हो ना कि कुछ उससे अर्न करना है, कि बिना किसी पैसे अर्न करना है या फेम अर्न करना है या कुछ फ़ायदा उठाना है, बिना उसके अगर आप सिर्फ़ करते हो ना मज़े लेने के लिए, तो वो कहीं न कहीं तो पहुँचती है। तो यही हुआ कि ये जब जब चौसा फिरंगी कंप्लीट हो गई, उसके बाद उसको रिलीज़ नहीं मिल रहा था कहीं पे, कुछ हो नहीं रहा था। तो प्रोड्यूसर जो सिद्धार्थ भाई थे, उन्होंने हिम्मत करके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ मुंबई में बात की। उनको 15 लाख रुपए दिए कि भाई हमारी फ़िल्म जो है वो आप एमपी में रिलीज़ कर दो। जबलपुर में हमने शूट की है, तो एमपी में 90 थिएटर में रिलीज़ कर दो, तो उन्होंने भी कमिट कर दिया कि हाँ, कर देंगे। तो हमारी 2019 को 4 अप्रैल को फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी। तो हमने मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं था, तो हम सब खुद ही मार्केटिंग कर रहे थे कि शहरों में सब पोस्टर लगा दिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी था, फ़ोन कर करके सबको बता रहे हैं कि भाई इतनी तारीख को फिल्म लगेगी, इस थिएटर में लगेगी, आप प्लीज़ देखने जाओ। हमने बहुत मतलब कि जितना भी मैन पावर था पूरे एमपी में, हमारी जो थिएटर के कारण गुडविल थी या पहचान थी, उससे हमने काफ़ी लोग इकट्ठे कर लिए थे, ऑडियंस इकट्ठी कर ली थी। बट हमारे साथ ये चीट हुआ कि वो डिस्ट्रीब्यूटर ने सिर्फ़ एक सिंगल थिएटर में फ़िल्म रिलीज़ की, उस दिन और कहीं रिलीज़ ही नहीं की। तो जब हमारा प्रोड्यूसर उनसे बात करने गया, तो उन्होंने बोला कि भाई वो नहीं रिलीज़ हो पाएगी, उसके जो जो भी कुछ था सैटेलाइट वगैरह का कुछ उसने आई डोंट नो व्हाट वाज़ द कॉज़, बट उसने कहा था कि नहीं रिलीज़ हो पाएगी। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि हमारे पैसे वापस करो, तो पैसे तो खत्म हो गए, पैसे नहीं दे पाएँगे। बोले कंप्लेंट कर देंगे, तो बोले कि हाँ कर दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एक खानदानी बिज़नेस है। बताओ। तो इस तरीके का बोल के वो आ गए और प्रोड्यूसर भी आ गए, तो उनका भी लॉस हुआ। अब हमारी फ़िल्म कहीं रिलीज़ नहीं हुई। तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे कि हमने 2 साल मतलब कुछ नहीं किया, सिर्फ़ वो फ़िल्म बनाई हमने। कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया नहीं कमाया कहीं से, सिर्फ़ जो भी पैसा कहीं से भी नुक्कड़ नाटक कर लिए कभी, या कोई प्ले कर लिया, तो उससे 6,000 रुपए, 8,000, 9,000 ये सब मिलता था, तो ये भी हम उसी में लगा देते थे किसी तरीके से। लगाने का मतलब कि हम जब पर्सनल जो खर्चे होते हैं कि हम रिहर्सल में जा रहे हैं, तो उसमें जो खर्चा लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो उन सब चीज़ों में। बट कुछ अर्न नहीं हुआ। बट फाइनली क्या हुआ कि उसके 3 महीने बाद अचानक से जो सिद्धार्थ भाई को उनको मुंबई का कोई बंदा मिला, उसने फला-फला जगह ये फ़िल्म कहीं से एक्सीडेंटली देखी होगी, तो उसको अच्छी लगी। उनने बोला अमेज़न पे मैं इसको निकलवा सकता हूँ, अमेज़न में आप बात करवा सकता हूँ। तो उस तरीके से वो फ़िल्म अमेज़न पे गई। उसके बाद फिर उस फ़िल्म को देखने के बाद मतलब मुझे बवाल मूवी मिली, नितेश तिवारी ने वो फ़िल्म देखी, तो मुझे बवाल मिला। पंचायत जब मैं कर रहा था, तो जो डीओपी हैं और जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो फ़िल्म देखी, तो उन्होंने पंचायत के लिए मुझे कंसिडर किया। तो उस फ़िल्म से काफ़ी फ़ायदा हुआ मतलब मुझे तो एक पर्सनली एक अच्छा काम आ जाने के बाद एक्चुअली हाँ। तो होता ही है। तो दैट वाज़ लाइक जैसे मालेगाँव सुपरमैन है, तो वो जो फ़िल्म है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ उस फ़िल्म को, क्योंकि ठीक वैसी ही लाइफ़ हम लोगों ने जी है, फ़िल्म मेकिंग में। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस ये बात का रहता है कि अगर मुझे मुंबई में कभी काम मिला और नहीं भी मिला, तो मुझे डर नहीं रहता है, आई एम नॉट इनसिक्योर नाउ। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है अब जबलपुर में एक छोटा-सा, अरे वाह! तो उसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक फ़िल्म और प्रोड्यूस की है, छोटी-सी। तो हम काम तो करते रहेंगे, फ़िल्म बनाते रहेंगे। मुंबई में जब आप आके दोबारा जब मुंबई में आए, हाँ, तब कॉन्फिडेंस लेके आप आए होंगे, है ना? लेकिन फिर भी थोड़ा-सा होता है कि इंसान आता है, सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। प्लस आपने बोला कि आप किसी को नहीं जानते थे। तो दोस्त मिलते हैं ना जो मुंबई में, आपके आस-पास पॉजिटिव लोगों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी लाइफ में कैसे लोग मिले? बहुत लोग नेगेटिव भी मिले होंगे, बहुत लोग पॉजिटिव भी मिले होंगे, बहुत लोगों ने आपके लुक की तारीफ़ भी की होगी, बहुत लोगों ने ये भी बोला होगा नहीं यार, यहाँ पे तो हाँ, हीरोगिरी बिल्कुल। चलता है। मिले बिल्कुल, लाइफ़ लाइफ़ में सबको मिलते हैं नेगेटिव पॉज़िटिव लोग। बट लकीली ये हुआ कि जिससे भी मैं मिला या जो भी थोड़ी देर के लिए भी जो दोस्त बना, उस कभी किसी ने मेरे साथ वैसा डिच नहीं किया कभी। और मुझे बहुत अच्छे जो मेरा दोस्तों का सर्कल है, चाहे वो स्कूल टाइम से हो या कॉलेज में हो, चाहे थिएटर में हो, चाहे यहाँ मुंबई में हो, सब जगह मुझे बड़े पॉजिटिव लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हमेशा। और मतलब ये भी होता है ना कि आप कोई चीज़ अचीव करते हो ज़िंदगी में, तो अकेले नहीं अचीव करते हो। अगर वो फ़िल्म नहीं बनती, वो लिखते नहीं, वो फ़िल्म हम बनाते नहीं, तो वो उसमें काफ़ी लोग थे, जो अननोन है, जिनका नाम फ़ेमस नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे दोस्त हैं। तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो हम उस फ़िल्म को बना पाए या आगे बढ़ पाए।
या किसी से मैंने कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, तो ये बहुत सारे लोगों का ज्ञान है जो कंसीव किया या मैंने किसी को लाइफ में दिया हो, तो उसी वजह से ये सब चीज़ें हो पाती। मुझे लगता है कि आप बस एक्टिंग, ऐसे लोग क्या करते हैं कि मैं भी शुरू में यही करता था कि सिर्फ एक्टिंग सीखते हैं और एक्टिंग के बारे में बात करते हैं और एक्टिंग 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 ही करते हैं। एक्टिंग बहुत छोटी चीज़ होती है। गिटार बजा लेना इट्स अनदर थिंग, बट उसमें जो लाइफ है वो लाइफ आपकी लाइफ से आएगी। अगर आपने अपनी लाइफ में काम नहीं किया है, आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं कि जो आपको मतलब हमेशा पीछे धकेलते हैं, नेगेटिव है या आप किसी के लिए नेगेटिव हो, तो आप उसमें भी कभी लाइफ नहीं डाल पाओगे, अपने आर्ट में भी। मुझे लगता है कि बेसिकली आपको अपनी लाइफ में बहुत काम करना चाहिए। आप किसी से अगर दोस्ती कर रहे हो तो कमिटेड रहो हमेशा के लिए, या कोई भी कमिटमेंट ज़िंदगी में कर रहे हो, अपनी फैमिली से, अपने गर्लफ्रेंड से या किसी से भी, जिससे भी, उसके लिए कमिटेड और ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। आपके जूनियर हैं जी। या जो नए लोग भी मिलते होंगे, हुँ, वो उनका एक होता होगा कि यार मुंबई के बारे में कुछ सलाह दो, हुँ, मुंबई कैसा है, काम के लिए कैसा है? क्योंकि मुंबई काम के लिए है, हुँ, पर बदनाम भी बहुत है। बिल्कुल। तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ, मेरे सीनियर ने भी मुझे ये सलाह दी थी और ये मुझे सबसे बेस्ट सलाह लगती है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अच्छा। मुंबई जाओ, खुद जान जाओ। क्योंकि किसी की सलाह काम नहीं आती एक्चुअली। बहुत फ्रैंकली तौर पे कहूँ कि अगर मैं किसी को ये कह दूँ कि नहीं, सीख के जाओ, खूब सीखो, 5 साल सीखो, तब तुमको सक्सेस मिलेगी। अब मान लीजिए वो 5 साल दे देता है मेरे कहने पे और उसके बाद उसको सक्सेस नहीं मिलती, तो वो मुझे गाली बकेगा ज़िंदगी भर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ आपके लर्निंग से और सिर्फ़ प्रैक्टिस से काम नहीं मिलता, लक भी कुछ चीज़ होती है। मुझे लगता है कि मुझे भी जो काम मिल रहा है उसमें लक का भी बहुत हाथ है कि सही समय पे सही जगह, जैसा वो जो फ़िल्म है चौसर फिरंगी, हुँ, अब वो नीतीश सर ने कैसे देखी या पंचायत के लोगों ने कैसे देखी, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है वाया वाया किसी के थ्रू पहुँच गई हो और उसी समय पे वो कुछ शूट कर रहे थे या बनाना चाह रहे थे, उनके दिमाग में मैं रह गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अपने आप होती है। मुझे हुँ, लगता है कि हमने सिर्फ काम किया, अब उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इससे मुझे ये मिलना चाहिए था। मैंने 10 साल थिएटर किया है या मैंने एनएसडी में मतलब गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे लीड कैरेक्टर मिलना चाहिए था फ़िल्म में। तो ये ज़बरदस्ती की ज़िद है। मुझे लगता है कि आप काम का मज़ा लो। आप जब थिएटर कर रहे थे तब उसका मज़ा लो, जब फ़िल्म कर रहे हो तो उसका मज़ा लो। और मज़ा लेने का सेंस ये है कि सिर्फ़ एक्टिंग करो तो सिर्फ़ एक्टिंग एक्टिंग के बारे में मत सोचो। आप पूरा फ़िल्म आर्ट के बारे में अगर आप जब सोचना शुरू करोगे या उसको समझना शुरू करोगे, तो बड़ी खूबसूरत सी प्रोसेस है वो, कि आप कुछ-कुछ टुकड़ों को, हिस्सों को मिला-मिला के, जैसे पूरी फ़िल्म आप शूट भी कर लोगे तो वो एडिट में भी चेंज हो जाती है। तो एडिट एक बहुत अलग टेक्नीक है, बहुत ही अद्भुत टेक्नीक है कि आप पूरा नैरेटिव बदल सकते हो किसी का। जैसे कि आप रील्स में भी देखते हो कि एडिट वगैरह से नैरेटिव बदल दिए जाते हैं। तो एडिट अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है और फ़िल्म का एक पार्ट है वो भी, जैसे एक्टिंग एक पार्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जब समझोगे कि यार एडिट हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, प्लस आपकी एक्टिंग हो गई और भी जो डिपार्टमेंट है वो सारे, जब तक उनका पूरा टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो अच्छा आर्ट नहीं बनता है। तो उसमें सिर्फ़ आप बस नहीं हो कि आप एक्टर हो तो आपकी वज़ह से ही पिक्चर चल रही है। अगर डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो भी आप किसी को भी रख लो, बड़े से बड़े एक्टर को रख लो, हुँ, आपको फ़िल्म नहीं दिखेगी, वो पहुँचेगी नहीं कहीं। तो सबके साथ के हिसाब से कन्वे होती है चीज़ें। पाताल लोक में आपके जी। काम को बहुत सराहा गया है। कैसे मिली? क्या-क्या थोड़ा किस्सा अगर हम जान पाएँ आपसे? ये पता लोग मुझे ऑडिशन से ही मिला। ऑडिशन बिट्टू रहमान कैरेक्टर का ऑडिशन हो रहा था। तो मतलब काफ़ी सारे एक्टर्स ने वो ऑडिशन दिया, तो मेरे रूममेट ने भी ऑडिशन दिया। तो जैसे हर ऑडिशन देते हैं, मैंने भी वैसे ही ऑडिशन दिया था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने फिर एक और सीन के लिए मेरा ऑडिशन लिया, वो भी मैंने बना के भेजा। क्योंकि जब ऑडिशन देते हैं तो उसमें सिर्फ़ ये रहता है कि हाँ, मुझे ये मेरा परफ़ॉर्मेंस का पीस है, ये मुझे ईमानदारी से उसको बना के देना है। अब इसमें जैसा भी हो, सिलेक्ट हूँ, नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मेरे लिए परफ़ॉर्मेंस है। तो अगर जैसे मैं किसी थिएटर में अगर कोई शो कर रहा हूँ, तो उतना ऑनेस्ट जितना मैं उसमें होता हूँ, उतना इसमें रहूँगा। तो उस तरीके से मैं ऑडिशन मैंने भी भेजा और मैं सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट होना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, वो किस्मत का होता है। वो नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा ऑडिशन बना दो और मैं भी बना दूँ, या मैं खराब बनाऊँ और पता चला मेरा सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। तो आप हम जज करने लगते हैं अपने टैलेंट पे। हाँ, बेसिकली टैलेंट की दिक्कत नहीं होती है, वो होता है कि मैं किसी सबसे, मेरा एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन है फ़िल्म बनाने का।
उसमें आप एक्टर बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका जो पूरा टोटल टोटल पर्सनालिटी है वो मेरे कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स यू कैन परफॉर्म, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उतना टाइम दे पाऊँ। तो कई बार ऐसा होता है कास्टिंग फिर ऐसे लॉक हो जाती है कि हाँ, ये मेरे कैरेक्टर के 50% कैरेक्टर के बहुत करीब है, बाकी मैं करवा लूंगा इससे। डायरेक्टर ऐसा भी सोचता है, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर की होती है बेसिकली, कैप्टन तो वही होता है। तो उसमें कभी खुद के सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए कि हमारा टैलेंट कम है शायद इसलिए हमको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कास्टिंग में भी और फिल्म मेकिंग की पूरी प्रोसेस में, कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लॉक हो गए, एग्रीमेंट तक बात चली गई, उसके बाद अचानक से चेंज हो गया। तो पहले मैं भी बहुत गुस्सा होता था, बहुत शिकायतें होती थी, मैं भी कास्टिंग डायरेक्टर्स को गाली बकता था अपने रूम में बैठ के कि इनको कुछ नहीं आता और ये। लेकिन जब जब फिल्म बनाई, जब खुद मैंने कास्टिंग की, दो एक सीरीज की कास्टिंग की मैंने जबलपुर में ही। अच्छा, उस समय मैंने मुंबई में कुछ भी ऐसा नहीं किया एक्टिंग के अलावा, क्योंकि मैं बाय चॉइस ही मेरे को मन अच्छा लगता था कि मैं पैसे के लिए कास्टिंग नहीं करूंगा। तो मैंने वहाँ किया और तब समझ में आई कास्टिंग प्रोसेस कैसी होती है, कि उसमें किस तरीके से आप किसी परफेक्ट कास्टिंग जिसको कहते हैं वो क्या होता है। परफेक्ट जैसा नहीं होता एक्चुअली, आपका जो टेक्स्ट है वो आपको बोल बोल रहा होता है कि नहीं भाई, ये इस बंदे का साउंड इस कैरेक्टर के हिसाब से जा रहा है। लाइक कोई बुंदेलखंड का कैरेक्टर है, तो मैं बुंदेलखंड का हूँ, तो मुझे इसका टोन पता है कि वो थोड़ा नाक से बोलते हैं। तो अगर मुझे कोई वैसा उसी कदकाठी का मिल गया, भले ही एक्टर वो 19-20 होगा, बट मुझे पता है कि अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा और जब ये डायलॉग बोलेगा तो ये बात कन्वे होगी ऑडियंस तक अपने आप। उसकी जगह अगर मैं परेश रावल जी को या नाना पाटेकर जी को भी रख दूंगा, महान एक्टर है, तो वो उतना कन्वे नहीं होगा। नहीं हो पाए। सो तो उस तरीके से जब ये बात समझ में आ गई, तब मैंने भी शिकायत अपनी छोड़ दी कि भाई ठीक है, जो भी हो रहा है वो अपने आप होगा। तो पतालों के कुछ किस्से होंगे पता सो वाले, किससे, पता नहीं। या फिर वो एक्टर भी कमाल के थे, हाँ, वो तो बहुत कमाल के और बहुत अच्छे इंसान। इंसान भी है। हाँ, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने भी मिला कि पहले मेरा एक्टिंग प्रोसेस जो है ये होता है कि आपको जब एक्टिंग, जैसे थिएटर से निकले हम ड्रामा स्कूल से, तो जो ड्रामा स्कूल में सीखा उसको फिर भूलना शुरू किया, क्योंकि कई बार वो सपोर्टिव नहीं होता है बहुत कुछ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज और उसका अगर डाइजेशन नहीं है, उसका डायरेक्शन नहीं पता कि इसको यूज़ कहाँ करना है, तो वो आपको कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा कि पेट से बोलो कि गले से बोलो डायलॉग, कि कहाँ से बोलो, ये समझ में नहीं आता था। तो फिर धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हो। तो जब मैं पातालोक कर रहा था, तो जयदीप सर से मैंने पूछा कि आपकी किस तरीके से आप किसी कैरेक्टर को तैयार करते हो। तो उन्होंने कहा कि यार मैं डायलॉग याद नहीं करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ उसको और पढ़ते ही रहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चीज़ें उनके स्टोर हो जाती, नॉट इन फॉर्म ऑफ वर्ड, इन फॉर्म ऑफ मीनिंग, इन फॉर्म ऑफ मीनिंग उनके दिमाग में वो बन जाता है कि सीन में क्या बिहेवियर होना चाहिए, जो भी चीज़ है। तो जब मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, तो मैंने कहा यार, ये जो सहजता है ये इसी चीज़ से आ सकती है, कभी भी उससे नहीं आ सकती कि आप डायलॉग बहुत लोग याद करके या रट के या अपने एक्शंस पहले से डिसाइड करके आप जाओगे, तो आप सहज नहीं हो पाओगे। तो उसका जो मज़ा है वो उसी में है कि आपको, आपने पूरी कहानी को या उस थॉट को अपने अंदर रखा, नाउ यू आर बिहेविंग दैट थॉट, नॉट डायलॉग ओनली। तो वो मुझे अच्छा लगा बहुत, कि उनका तभी उनका वो बहुत नेचुरल लगते हैं ऑन स्क्रीन, और बहुत सहज लगते हैं और इम्प्रेसिव लगते हैं। तो ये अच्छी बात है, और वो इंसान इसलिए अच्छे हैं कि उनसे ये बात हो पाई, और एक्टरों से नहीं हो पाती, क्योंकि सबका एक शेल रहता है, सब एक शेल में रहते एक हैं। बाउंड्री बना के बाउंड्री रहती है, मतलब इनविजिबल बाउंड्री कह सकते हैं उसको, शायद वो भी अनअवेयर होंगे बहुत सारे एक्टर की वो इनविजिबल बाउंड्री उनसे बन गई, कि हमेशा अपने को एक्टर से बातचीत करना चाहिए यहाँ वहाँ, कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या खाते हो, क्यों आए हो, तो उससे एक जेल होना शुरू होता है दोनों के बीच में, तो एक्टिंग फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक वो फिर परफॉर्मेंस अपने आप होती है, होती। और उसी का मजा होता है। अगर मुझे सोचना पड़ जाए, आप मेरे फ्रेंड का रोल कर रहे हो, मुझे सोचना पड़ जाए कि आपके कंधे पे हाथ रखूं कि नहीं रखूं, तो फिर तो वो एक्टिंग नहीं होगी। वो मतलब टेक्निकली कुछ भी आप निकाल दोगे, बट वो ऑनेस्ट एक्टिंग नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ह्यूमन बिहेवियर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको एक ह्यूमन बिहेवियर रखना चाहिए, ताकि, क्योंकि आप एक आर्ट क्रिएट कर रहे हो, उसमें सबकी मदद लगती है। तो ऑफकोर्स आप किसी को डोमिनेट कर दोगे तो वो अपना कैसे देगा 100%, ये चीज़ है। तो हाँ, ऑफकोर्स पतालोक में ये कन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत यूनिक रही, और उसके बाद
नागालैंड जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। नागालैंड yes। तो मुझे पाताल लोक के कारण वो घूमने का खूब मौका मिला। तो मैं बहुत घूमता था, मैं बीच में गैप रहते थे 1 दिन का 2 दिन का। पर अंदर से खुशी होती है ना जब आप अपने पैसे से ना घूम के प्रोडक्शन के पैसे से घूमते हो। दरअसल उस वक्त तो मुझे खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी लाइफ में पर्सनल टेंशन चल रहा था। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी उस समय। अच्छा ओके। तो वो मेरे लिए हैक्टिक था कि मैं जबलपुर से नागालैंड तक का जो सफ़र होता था वो बहुत लंबा होता था, कि 3-4 फ्लाइट बदलनी पड़ती थी, फिर बाय रोड जाना पड़ता था। तो मैं उस तरीके से तो मज़ा नहीं ले पाया उस चीज़ का। मैं उसको सिर्फ एक सिंसियरिटी के साथ एक्टिंग करता हूँ, तो उसमें उसको काम की तरह ही करता था। कि ये सीन हो जाए मेरा और अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं भी नर्वस था उस टाइम पे। और मेरे साथ एक दिक्कत ये थी कि मुझे ठंड बहुत लगती है, तो मुझे वहाँ 4 डिग्री टेम्परेचर और 3 डिग्री टेम्परेचर समथिंग हुआ करता था। तो मुझे ठंड बहुत लगती थी डायलॉग बोलते वक्त। ओह। तो मैं अपने आप को किसी तरह से मैनेज करके जब कट हो जाता था तब मैं कांपना शुरू करता था। तो ये एक प्रॉब्लम होती थी मुझे। बाकी बहुत एंजॉय किया, साथ में पार्टी वार्टी की, और फुटबॉल का जो फाइनल वर्ल्ड कप था तो हम लोगों ने साथ में देखा। यही सारी, बाकी वैसा कोई यूनिक किस्सा नहीं है कि बहुत एंटरटेनिंग कोई किस्सा हो। सही है। ये जितना भी बताया है क्योंकि हमें नहीं पता ना, तो ये भी हमारे लिए एंटरटेनिंग ही था हाँ। कि हर इंसान का एक बैकग्राउंड होता है। फैमिली से कोई ऐसा रोक टोक नहीं होगा कि एक्टिंग तुम क्यों कर रहे हो या तुम्हें नहीं करना है, तुम अपने अपना एक सेटलमेंट वाला पूरा जॉब देखो, ऐसा वाला कुछ नहीं था फिर नहीं था, क्यों नहीं था, मतलब मेरी मिडिल क्लास फैमिली थी, पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो और मेरी माँ जो थी वो हाउस वाइफ थी, तो उनको भी यही कंसर्न रहता था जो माँ बाप को रहता है, कि भाई इसलिए उन्होंने परमानेंट कुछ हो जाए। इंजीनियरिंग करवाई, और फिर उन्होंने सोचा कि जॉब करूंगा। तो मेरे दोस्त लोग की तो जॉब लग गई, उनकी शादी वादी होने लगी, तब और टेंशन बढ़ने लगा कि भाई ये तो जॉब भी नहीं कर रहा, तो शादी की तो बात ही छोड़ो, ये क्या करेगा लाइफ में। लेकिन फिर क्या है कि तब तक काफ़ी टाइम बीत चुका था, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुका था जो भी चीज़ मैं कर रहा था। फिर मैंने अपने घर वालों को नाटक वगैरह दिखाया, उनको नाटक अच्छा लगा। फिर नाटक के बाद जब शहर के लोग नाटक के बाद मिलने आते ना, तो वो देखा मम्मी पापा ने कि नहीं यार, ये कुछ काम ऐसा कर रहा है जो अच्छा है, अच्छा है। इज्जत वाला काम है। तो फिर उसके बाद जब फिल्म बनी तो फिल्म भी दिखाया, तो उनको निराशा यही होती थी कि तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो या करते जा रहे हो, लेकिन कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कोई चेंज नहीं है लाइफ में, गरीब ही और गरीब होते जा रहे हो, इस तरीके का हो गया है। तो बस वो था कि वो यही बोलती थी कि किराने की दुकान एक डाल लेते हैं, इसके साथ साथ ये भी करते रहना और किराने की दुकान भी चलाना। मैंने कहा हाँ अपन करेंगे, अपन वो इस वो मसाले डोसे का ठेला लगा लेंगे, ये सब बातचीत होती थी। तो बस यही है कि अब लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता ना, कि जब ये सारी चीज़ें रिलीज हुई तब मम्मी देखने के लिए नहीं है, वो गुजर गई। तो ये सारा एक्चुअली उसी उन्हीं घटनाओं के बाद जो है ये सब दिमाग खुला कि भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में अगर कर रहे हो तो उसका आपको उसमें वहाँ जॉय ढूंढना चाहिए। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या तो आप छोड़ दो, या फिर आप अध्यात्म में चले जाओ या बाबा बन जाओ। या तो आप इस दुनिया में कर रहे हो तो इसमें जॉय ढूंढो, अदरवाइज ये लाइफ हेल हो जाएगी। मुंबई में नॉट फिट और फिट का बहुत चक्कर रहता है और इंसान रिजेक्शन सुनने से डरता भी है। हम्म कोई भी डरेगा, सही भी है। पर जो जिनके दिमाग में होता है कि नहीं ये तो सुनना ही पड़ेगा, उन लोगों के दिमाग में शायद से वो वो भी कंडीशन कर दिया गया ना, मजबूर है बेचारे। घर से कोई रिजेक्शन नहीं सुनना चाहता। मेरे मुंह पे आप बोल दोगे कि यार तुम अच्छे नहीं दिखते हो, मैं क्यों सुनूंगा भाई? मेरा कॉन्फिडेंस आप खत्म कर रहे हो। मैं अगर 8-10 साल थिएटर करके आऊंगा और कोई बोल देगा कि अरे यार नॉट फिट, तो गुस्सा गुस्सा तो ऐसा आएगा कि मैं मुंह तोड़ दूं उसका, कि भाई तुमने जब कुछ देखा नहीं तो फिर नॉट फिट कैसे बोल दिया? मतलब तुम तो मेरे से ज्यादा गंवार आदमी हो और ज्यादा अनपढ़ हो। तो ये जो नॉट फिट या फिट का जो उस टाइम पे एरा चल रहा था वो बकवास एरा था बहुत। कि आपको अगर ऐड वाला, अब बोलते हैं कि ऐड वाले लोग हैं वो नॉट फिट फिट करते थे, एक्चुअली करते सभी थे। आराम नगर में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो उनका क्या रहता है कि उनमें उनने जिनको हायर किया है करने के लिए वो काम, वो उस काम की सेंसिबिलिटी नहीं समझते कि हु इज कास्टिंग डायरेक्टर, क्या क्या सेंस है कास्टिंग डायरेक्टर होने का। आपकी गलत कास्टिंग किसी का प्रोजेक्ट बिगाड़ सकती है, आप भी उतनी रिस्पॉन्सिबल हो। वो एक आर्ट फॉर्म है, उस आर्ट फॉर्म का हिस्सा है वो अब इंडिविजुअल तौर पे मैं कहूँगा कि वो एक आर्ट फॉर्म तो नहीं है, कि आप कास्टिंग डायरेक्टर को आर्टिस्ट नहीं बोल सकते।
बट उस आर्ट का एक सपोर्टिव इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको आप सीरियसली आपको करना होगा। बट उनका ये रहता है कि उनका एक परसेप्शन बन गया था कुछ कास्टिंग डायरेक्टर की, वर्सोवा विलेज में गरीब एक्टर रहते हैं, अगर कोई किसान या गरीब का रोल करना है या पैडलर का रोल करना है, चोर का करना है, तो वर्सोवा विलेज से एक्टर उठा लो। तो इस तरह का सुनने अभी भी मिलता है, अभी भी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे विश्वास रखते हैं। तो ये उनके परसेप्शन है उनकी, मतलब पता नहीं बिजनेस करने धंधा करने आए थे, कास्टिंग उसी खोल के बैठ। ये सिर्फ प्रत्येक वर्सोवा विलेज की बात नहीं है, ये स्टेट में भी आप देखने जाएंगे ना तो स्टेट का भी है कि अच्छा इस लोग का इंसान है, बिहार का कुछ प्रोजेक्ट है या कहीं से भी, तो कोई गरीब सा दिखता बट हो। वो चीजें कैसे टूटी, वो चीजें टीवीएफ का एक बहुत बड़ा हाथ है कि टीवीएफ ऐसे रिलाई नहीं हुआ, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट सब कुछ बनाया, तो उन्होंने अपने तरीके के लोगों को यूज किया, जिन्होंने वो परसेप्शन तोड़ा कि भाई इस तरह के लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, भाई ये जॉब भी कर सकते हैं, सिर्फ ऑटो वाले या रिक्शा वाले नहीं दिख नहीं सकते। देख सकते। तो ये जो परसेप्शन टूटा ना, फिर उसके तभी अभी आप जो कंडीशन देख रहे हो कि सबकी दिक्कत है, कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी काम नहीं मिल रहा है, एक्टर्स को भी नहीं मिल रहा है, प्लस जो डायरेक्टर है जिन्होंने शूट कर चुका है, फिल्म में बना चुके हैं, उनका भी स्ट्रगल चल रहा है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही है कि अगर आप कब तक उस पे चलाते रहोगे कि अभी क्या है, जब ओटीटी और इंटरनेट आया तो इन्फॉर्मेशन सबके पास बढ़ गई, तो उनको समझ में आया कि बेहतर क्या होता है। उससे पहले ऑडियंस को ये नहीं पता था कि बेहतर क्या होता है। कि कहने का मतलब ये, ओटीटी के बाद आप ईरान में बनी कोई फिल्म देख सकते हो, अमेरिका की देख सकते हो, ब्रिटिश की देख सकते हो, ठीक है, कोई जापानी फिल्म, चाइनीज फिल्म, तो उसका जो बेहतर जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि इंडिया का जो बेहतर है वो ये है, उसके अलावा जो ये चल रहा है ये तो भाई ऐसे ही है बस। लूट रहे हैं। तो वो सारी चीजें अब ऑडियंस को भी समझ में आ रही है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप प्रोड्यूसर को, जो बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं वो एक्चुअली आर्टिस्ट नहीं होते और क्रिएटिव माइंडेड नहीं होते, तो वो और होता है कि बिजनेस माइंडेड। तो उनको लगता है कि ये फॉर्मूला फिट कर दूंगा, अब ये वाले एक्टर्स को ले लेता हूँ, उसके साथ ये वाले एक्टर्स को ले लेता हूँ, तो ऑडियंस हो जाएगी। अब ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको चाहिए कंटेंट, यार एंटरटेन करो। मैं अपने 2 घंटे, अगर मैं भी किसी फिल्म को देख रहा हूँ, अब उसमें कितना भी बड़ा हीरो हो या कोई भी बहुत बड़ी हीरोइन हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर कुछ कहानी नहीं दे रही है तो चीट फील होता है एंड में कि यार तुमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। बोल के भी आते हैं हाँ, अपने से मुंह पे क्यों। वो चीज हो रही है, तो वो उसका कि जब भी सिनेमा या इसमें आर्ट में सेचुरेशन पॉइंट आते हैं तब चेंज डेवलप होता है। कि अभी जैसे वर्टिकल सीरीज बन रही है इंस्टाग्राम पे, ये भी एक तरीके का एक बहुत स्मॉल चेंज है, लेकिन ये कितना बड़ा हो सकता है ये पता नहीं अभी। पता नहीं। ये 5 मिनट का भी सीरीज बनने लगेगी और आपको फिर है ना, ओटीटीज जो अभी हमको लग रहे हैं कि ये मोनोपोली कर रहे हैं, हो सकता है कि ओटीटीज भी गायब हो जाए कुछ समय बाद, कुछ और सिस्टम चीजें इवॉल्व हो जाए। तो कभी भी पहली चीज तो आपको लाइफ में बिल्कुल भी रिजिड होके नहीं चलना चाहिए, किसी के लिए कुछ भी आ रहा है उसको नए को पहले समझो, देन एक्सेप्ट इट, बिकॉज आप उससे भाग नहीं सकते, वो आ चुका है। अब एआई के लिए विरोध करके कोई फायदा नहीं है, वो आ चुका है और वो अपना काम कर रहा है, और आप भी उससे अब उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हो, जस्ट लाइक आप मोबाइल पे डिपेंडेंट थे या किसी चीज पे, आप उस पर भी डिपेंडेंट। तो आप, बेहतर यही है कि आप है ना, अ, अपने ऊपर सबसे पहले बिलीव रखो, अपने थॉट्स पे कि आप क्या सोचते हो और क्या कहना चाह रहे हो। उसमें एआई को सपोर्टर की तरह यूज कर सकते हो आप, या किसी को भी उस तरह से यूज कर सकते हो, बट आपके पास थॉट ही नहीं है एंड यू स्टार्ट क्लेमिंग कि नहीं यार वो एआई से स्टोरी लिख के ले आया। पर एआई से तो एक्टर को भी खतरा हो सकता है ना। किसी को भी खत अब देखिए, फ्यूचर तो नहीं पता, फ्यूचर हम धीरे धीरे इवॉल्व होते जाएंगे, लेकिन ये है ना कि एआई से मान लीजिए अभी हम एक पक्ष में सोच रहे हैं कि एआई से एक्टर को भी खतरा हो सकता है, कि एक्टर का, उसमें भी तो नए नियम कुछ आएंगे कि भाई अगर आप मेरा फेस यूज कर रहे हो तो उसका भी कुछ लॉ होगा, कि ठीक है भाई मेरी वॉइस और यूज कर रहे हो तो उसका मुझे पैसा दे दो। कुछ हम भी आगे कुछ करेंगे, क्योंकि वो बैलेंस तभी बना रहेगा, ऐसा होता नहीं कि एक तरफा सारी चीजें हो जाए, वो सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज में होता है। तो इतना डरने और घबराने, क्योंकि हमारे हाथ में ये तो हम थोड़ी ना परमानेंट रहने वाले हैं। हम जब तक है, जब तक जो चीज एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बस वही ले जा सकते हैं। तो हमें उसके हिसाब से ही अपने आप को डालना चाहिए, मुझे लगता है। प्रतीक, बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे अभी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जिनको मैं जानती हूँ या हम लोग मिलते हैं, डेली लाइफ में भी मिलते हैं, आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते हो, थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं ऐसा, फिर उनके दिमाग में ऐसा होता है कि अरे यार, मैं ऑडिशन क्यों दूं, मैं इससे जाके क्यों मिलूं, या तो अगर उसको काम चाहिए या मैं चाहिए तो मेरे को
पर्सनली कॉल करे, बोले, या बहुत सारे हम आ जाता है। हाँ आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैं अपने क्या विचार दूंगा, मतलब ये उनकी पर्सनल एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास घर में खाना है तो आप मांगने नहीं जाओगे, लेकिन अब खाना नहीं है तो ऑफ कोर्स मांगने जाओगे। उसमें अपने आप एक्चुअली ईगो बहुत आड़े आ जाता है लोगों का, कि हम सोचते हैं कि हमने कुछ काम कर लिया, हम बड़े हो गए। मैं इसी चीज को पहले भी कह रहा था कि भाई आप कुछ हो ही नहीं, आप भी एक सा पार्ट हो। ठीक है, जस्ट लाइक अगर डीओपी नहीं होगा तो आप कितने भी सुंदर दिख लो यार, आप नहीं दिखोगे नहीं। अच्छे। डीओपी वो होता है जो फ्रेम सेट करता है, वो अपने हिसाब से एक एंगल बनाता है, सब कुछ करता है कि हाँ इस एंगल से भाई आप अच्छे दिख रहे हो, वो बताता है आपको। और उसका उसका आर्ट है कि वो जितना अच्छा वो होगा उतना अच्छा आप दिखोगे, उतनी अच्छा आपका आर्ट दिखेगा। अगर आप सोचो कि नहीं यार एक्टर ही सब कुछ होता, तो हैंडी गेम से फिल्म शूट कर लो हम्म। और फिर दिखा दो बाहुबली। नहीं दिखेगा वो, सब कुछ से वीएफएक्स है, इतना अच्छा आर्ट है, तब जाके आपको बाहुबली लार्जर देन लाइफ दिखता है। तो ये बात जब तक वो लोग नहीं समझेंगे तो उनका लाइफ है, मैं क्या ही विचार दूंगा उनको। मतलब खुद एजुकेट हो। नहीं, मैं हाँ अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। कोई हमारे ही दोस्त है, एक गेट टुगेदर था, वहां पर हमें जाना था। तो वो बैठे हुए थे, क्योंकि हम दोनों सेम जगह से बिलोंग करते हैं, बिहार से ही हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि भाई 180 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, और सब बिहार के लोग मिल रहा है, तो तुम भी चलो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो भी किया है अच्छा काम किया। नहीं, मैं 2,000 वाली जगह पे जाता हूँ लिट्टी खाने। मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो ये छोटा, आप काम करके, लेकिन आप हम जो दिखा रहे हो उससे आपकी इमेज पे भी फर्क पड़ रहा इमेज तो मेरे को लगता है कि ठीक है, इमेज पे पड़ रहा है। आर्ट, कई आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत बदतमीज होते हैं बट आर्ट अच्छा क्रिएट करते हैं। बट मेरे को लगता है इमेज से ज्यादा आपके काम पे फर्क पड़ेगा। ये एक सेल्फ ईगो वाली बात है कि यहाँ बात 2,000 की या उसकी नहीं। अगर आपने ये मीटर डिसाइड कर दिया, या तो आप अंदर से जानते हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, या सिर्फ आपने बहाना दिया होगा। बट वही बात है कि आप खुद को हमेशा सच बोलना कि आप शायद इसी वजह से नहीं जा रहे हो कि वो 150 रुपए की लिट्टी है या 2,000 की नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम में हो। क्योंकि कल को आपको, क्योंकि आपको ह्यूमंस के कैरेक्टर करने हैं, जब आपको कुछ ऐसा कैरेक्टर मिलेगा तो आप, आपकी एक थॉट रिजिड हो चुका है, आप अपने आप को फिर नहीं मोल्ड कर पाओगे, तब दिक्कत होगी। तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि अभिनय को, अभिनेता को एक पात्र, खाली पात्र की तरह रहना होता है, ताकि उसमें चरित्र रूपी रस डाला जाए। है। तो वही चीज है कि आपको बिल्कुल पात्र की तरह खाली रहो, आप ज्यादा अपना कंडीशन किसी भी चीज से बायस्ड मत हो कि नहीं मैं यही पार्टी को बिलोंग करूंगा, नहीं मैं ये भगवान को बिलोंग करूंगा, ये धर्म होगा, ये जात होगा। आप ओपन रहो। ओपन रहो, क्योंकि ये आप एक्सीडेंटली खुद पैदा हो गए हो। ठीक है, आपका यमरा वहां पे चित्रगुप्त ने चिट्ठी पहले नहीं दी थी कि आप फला फला जगह पैदा हो गए और ये आपका खानदान रहेगा। अगर ऐसा होता तो हम चेंज करवा लेते, किसी अमीर खानदान में सब पैदा होते, कोई गरीब नहीं होता। तो आपके साथ भी एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट का आप विटनेस हो। आप, आपके साथ जो हो रहा है या दूसरी जगह आप जो कुछ देख रहे हो, उस विटनेस की तरह आप जियो। उसमें ईगो इतना ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबके लाइफ का ना एक स्ट्रगल का डेफिनेशन अलग होता है। आपके लाइफ का स्ट्रगल का डेफिनेशन क्या है? कहते हैं ना, उनके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, फिर भी वो बोलते हैं हमसे ज्यादा स्ट्रगल तो किसी ने नहीं देखा है। काफी लोग बोलते हैं, एक्चुअली इसलिए भी बोलते हैं मुझे लगता है क्योंकि बहुत मार्केट किया जाता है स्ट्रगल, इंडिया में खासकर। तो पूरे अराउंड दी वर्ल्ड ही बहुत मार्केट किया जाता है कि जो ज्यादा अच्छा, एक हरिशंकर परसाई की कहानी है दुख का ताज, कि किसका दुख बड़ा है, जिसका दुख बड़ा होगा तो उसको ताज मिलेगा। ताज मिलेगा। तो सब वही कर रहे हैं कि जैसे ही उनको पूछा जाता है कि आप भैया अपना दुख बताइए, तो सब पूरा रोना लेके बैठ जाते हैं, और जो नहीं हुआ है वो भी मसाला आके बता देते हैं। दरअसल स्ट्रगल आपको अगर देखना है तो आप अपने से जो कम है उसको अगर आप देखोगे, जैसे कि किसी, आप किसी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, और जस्ट लाइक आप किसी गरीब को की फैमिली को देख लोगे, तो फिर आप अपने दिमाग को यूज करो और बताओ कि किसका स्ट्रगल ज्यादा है। आपके पास सोने के लिए पलंग है और एक पंखा है, उसके पास फट्टी है और पंखा नहीं है। अब फट्टी यानी जो बोरी वगैरह होती है, हाँ। चटाई होती है, उसमें वो सो रहा है। तो आप बताओ कि किस, कौन ज्यादा आराम में। क्या स्ट्रगल आप तौलते कैसे हो, लग्जूरियस लाइफ से तौलते हो कि मेंटल स्टेट से तौलते हो? वो भी चीज होती है कि मैं भाई मुंबई आया, 7 लोगों के साथ रह रहा हूँ, हम्म। ठीक है, और मैं पैदल जा रहा हूँ, आराम नगर में ऑडिशन दे रहा हूँ, ओशिवारा में दे रहा हूँ, और एक ही वक्त खाना खा, 2 वक्त खाना खा रहा हूँ, नाश्ता भी नहीं कर रहा हूँ। ये अगर मैं किसी को बताऊं तो वो लगेगा कि भाई स्ट्रगल में, लेकिन
मेरे को भी तो फील हो स्ट्रगल, मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो 6 लोगों के साथ हूँ, सुबह उठा मस्ती में, हम लोग ने कुछ यहाँ वहाँ चाय वाय पी, बिस्किट बिस्किट खाई, उसके बाद हम लोग नहाए धोए, पानी कभी खत्म हो गया तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर रात को फिर पार्टी वार्टी कर ली। तो अब इसको अगर मैं वैसे बता दूं म्यूजिक व्यूजिक लगा के कि भाई मैं 6 लोगों के साथ था, हमारे यहाँ पानी खत्म हो जाता था, तो भाई ये तो स्ट्रगल हो जाएगा था, लेकिन ये नहीं है। स्ट्रगल ये नहीं होता है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। एक एक इंडिविजुअल जो भी स्पीसीज पैदा हुई है दुनिया में, उसकी अगर लाइफ को उठा के देखा जाए तो चींटी को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कौवे को भी करना पड़ रहा है, हमको भी करना पड़ रहा है, कोई अमीर है गरीब है, सबको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ देयर माइंड। क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हमको पहले से बहुत सारी चीजें बता दी गई है। अब वो बता दी गई है और जब वो चीजें नहीं हो रही है तो हमारा स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि अरे हमारी डिजायर्स ही पूरी नहीं हुई, मेरे पास वो कार ही नहीं है, मेरे दोस्त के पास कार थी। तो आपका कार आपका डिजायर ही नहीं थी, आपको दे दी गई ना। तो ये चीजें जब एक्चुअली ये सारी चीजें सेल्फ एनालिसिस की है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में जब आपको समझ में आने लगता है तो आपको खुद डिसीजन लेना चाहिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए इन चीजों पर। तो आपका लाइफ का स्ट्रगल बहुत खत्म हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, मतलब कम क्या। एक्टिंग टिप्स जो हम्म। जो भी हमारे न्यू जनरेशन वाले हाँ बच्चे हैं हाँ। उनको आप देना चाहें? एक्टिंग टिप्स नहीं, मैं उनको आर्ट टिप्स देना चाहूंगा कि भाई जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो, चाहे थिएटर हो, थिएटर पूरा करो। थिएटर पूरा करने का मतलब ये है कि थिएटर के हर डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, कि प्ले डायरेक्ट करने से लेके एक्टिंग, एक्टिंग से लेके राइटिंग, राइटिंग से लेके लाइट, आर्ट डायरेक्शन, सब कुछ में करो। और उसमें खोजो कि आप कहाँ क्या बेहतर हो सब एक्टर बनने ही आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते करते आप कुछ नया खोजते हो कि यार ये जो मेरे से हो रहा है ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। कि मैं जैसे जस्ट लाइक मैंने अभी जो फिल्म की है आगरा में, जिसका मैं बता रहा था, बागियों के ऊपर बेस्ड है, वो एक्शन फिल्म है। तो मैंने एक वैसा एक्शन कभी किया नहीं, किसी ना थिएटर में किया ना फिल्मों में कहीं किया। बट वहाँ रेंडमली हुआ, वहाँ कॉम्बैट वॉम्बैट ट्रेनिंग हुई हमारी, और उसके गन चलाना था, और कहीं से उचकना था, ब्लास्ट हो रहा, कहीं जाना था। तो ये सब करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बॉडी ये सब कर सकती है, मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ और मेरी बॉडी में ये स्ट्रेंथ है कि मैं ये कर पाया। अदरवाइज कोई मुझसे पूछता कि भाई ऐसे कूद जाओगे, तो मेरा मेंटल बिहेवियर वैसा नहीं है कि मैं अचानक से कहीं कूद जाऊं। मैं स्लो उस मामले में। बट ड्यूरिंग द शूटिंग में वो कर गया, जब मैं खुद को देखता था कुछ एक्शन करते हुए तो मुझे लगता था कि हाँ यार ये तो बढ़िया, ये हो कैसे रहा है। तो कभी कभी आप नहीं पता होता, आप इवॉल्व करते हो, करते करते इवॉल्व करते हो। तो ऐसे ही है कि आप जो नए एक्टर्स हैं उनको ये है कि पहली चीज तो करना जरूरी है, बातों से ज्यादा करना जरूरी है। तो आप करिए। और जब फिल्म में आ रहे हैं और अगर ये मोटिव है कि फिल्म करना है, तो फिर फिल्म में आए तो वर्ल्ड सिनेमा देखिए, जितना हो सके हर तरीके की फिल्म देखिए। और पढ़िए, फिल्मों के बारे में पढ़ना जरूरी है, फिल्म कैसे बनती है, फिल्म में क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, ये सारी। किसी कोई फिल्म बना रहा है, इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहा है, या फिल्म खुद बना के देखिए, भले ही खराब बनाइए, जीरो बजट में बनाइए, लेकिन बना के देखिए, तो आपको एक सिंसियरिटी उस आर्ट फॉर्म की तरफ डेवलप होगी। तो जब आप उसमें कुछ भी करोगे, चाहे प्रोडक्शन भी आपको करने दे दिया जाए ना, तो मुझे लगता है आप ऑनेस्टली अच्छे से करोगे। प्रतीक, डब्बा कार्टेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। डब्बा कार्टेल ये नेटफ्लिक्स का सीरीज है जो कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाया। तो ये भी, इसका भी डब्बा कार्टेल का कास्टिंग काफी पुराना चल रहा था, 2019-20 से शायद इसको बनाने की कोशिश चल रही थी। उसमें कभी डायरेक्टर चेंज हो रहे थे या कुछ हो रहे थे। ये मुझे बीइंग एन एक्टर पता है, क्योंकि मैं आराम नगर में रहता हूँ, कहीं कहीं से मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा हो रहा था। तो अचानक मुझे ये संतोष का ऑडिशन आया, मतलब 2023 में, शायद 2023 या 24 में। तो वो मैंने बना के भेजा और उसमें मैं लॉक हो गया। फिर मेरे जिस पड़ोस में जो मेरा दोस्त एक रहता है, वो मेरे साथ निशांची में भी था। निशांची एक अनुराग कश्यप की फिल्म है, उसमें भी मैं हूँ। तो वो मेरे साथ है, दोस्त बना उसमें। तो उसने मेरे को बोला था कि जो कैरेक्टर तूने किया वो पहले मैं कर रहा था, अच्छा। बट वो सीरीज बंद हो गई थी, तो फिर उसके बाद शायद कास्टिंग चेंज हो गई किसी वजह से। तो इस तरीके से वो कैरेक्टर जो है, संतोष जो है, मैंने ऑडिशन वगैरह दिया। और फिर शूटिंग के दौरान था, तो शूटिंग में निमिषा निमिषा सजाए जो है, मेरी तो पहली चीज, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हो गई है। वो बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर है और बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस है वो। और शालिनी पांडे, शालिनी पांडे इज ऑल्सो फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम सेम थिएटर ग्रुप। ओके। तो उसको मैं पहले से जानता हूँ, शालिनी को भी। तो जब मैं उसको थिएटर में एक्टिंग करते हुए थोड़ा बहुत देखा है शुरू में। उसके बाद अर्जुन रेड्डी में देखा था, उसके बाद मैंने कोई दूसरा काम नहीं देख पाया।
बट जब मैंने डब्बा कार्टर में उसके साथ परफॉर्म करा था तो शी इम्प्रूव्स वेरी वेल, कि उसने मतलब वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर उसने इसमें किया डब्बा कार्टर में। बिल्कुल ही अलग लगी, जिस तरीके की वो है उस तरीके से बहुत ही अलग, तो काफ़ी मज़ा आया। और निमिषा के साथ ये होता था कि जब भी कोई सीन होता था, शुरू में तो मैं भी नर्वस था, क्योंकि शुरू-शुरू में होता है थोड़ा-सा नर्वसनेस कि क्या किस तरीके से ये कर रहे हैं और कैसे क्या होगा, वो पता नहीं रहता। बट जब निमिषा के साथ एक बार रिहर्सल हुई हमारी, उसके बाद एक दिन मेरा जब सीन हो गया था, तो मुझे उसके कारण कॉन्फिडेंस मिल गया था कि वो वैसी एक्ट्रेस है कि आप उसको कुछ भी दोगे अपनी तरफ से, कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन या एनीथिंग, शी इज़ वेरी हम्बल और बहुत सपोर्टिव है, कि वो उसको रिसीव करेगी और परफॉर्म करके वापस लौट आएगी। ऐसा नहीं है कि वो कट कर दे या बोले कि नहीं ऐसे बोलो डायलॉग को, ये करो, वो करो। तो उस वजह से मुझे बहुत कम्फर्ट हुआ उसके साथ काम करते हुए, कि बेस्ट को एक्ट्रेस है वो अभी तक की जिसके साथ भी काम किया मैंने। तो ये सब एक्सपीरियंस थे, शूटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। टीम बहुत अच्छी थी, जिनके साथ काम सब दोस्त दोस्त जैसे ही बन गए थे। और जो डायरेक्टर है हितेश भाटिया, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ। तो उनका जो डायरेक्शन का स्टाइल है वो ये था कि एक बार जो रीडिंग वगैरह हमारी हुई, वो सिटिंग में एक रिहर्सल लेते थे, और जो भी चीज़ें समझाना था उसके बाद वो फ्री छोड़ देते थे। उसके बाद वो परफॉर्मर्स के ऊपर डिपेंड करती थी कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे डब्बा काटर का एक जो सीन है लास्ट वाला, जिसमें मैं आया हूँ और टिफिन में जो लोग माल वाल भर रहे हैं, उसके जो हमारा पूरा सीन हुआ है, उसका कुछ ऐसा डिजाइन नहीं था या कुछ नहीं था, वो रेंडमली चीजें हुई। और वो करते वक्त भी क्योंकि निमिषा, शालिनी, इन सबको मैं जानता हूँ, इनके साथ मैं मतलब पहले से हम दोस्त दोस्त की तरह हैं, कि एक दूसरे का साथ। शालिनी के साथ मैं थिएटर वगैरह में मैं उसको देख चुका हूँ काम करते, और निमिषा के साथ कर ही रहा था, तो बहुत कंफर्टेबल थे तीनों। और वो सीन अपने आप बना, और बहुत ही अच्छा सीन वो बन गया, क्योंकि वो मुझे डब्बा काटल का मुझे अच्छा सीन लगता है कि एक अच्छा एंड अप है यहाँ पे तीनों कैरेक्टर का। क्योंकि जो संतोष का कैरेक्टर है उसमें वो की कैरेक्टर है, कि अ, उसी के कारण सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और वो एक अच्छी जगह सम अप हो रहा है। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट सीन था कि वो एंड सीन ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मजा आया, बिकॉज ऑफ को एक्टर, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंड द टीम एंड द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो। एक्सेल एंटरटेनमेंट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देता है। अभी तक आपने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ में भी काम कर लिया है, प्रोडक्शन तो अलग हो गया है। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ में आपका ड्रीम हो काम करने का? फेरी टेल की तरह मेरे साथ जिंदगी में चीजें हो रही है, कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जब आया था तो अनुराग सर के साथ काम करना चाहता था, अनुराग कश्यप सर के साथ। और अचानक से ऑडिशन के लिए मेरे को आया, मैंने ऑडिशन दिया, जिस कैरेक्टर के लिए था उसमें तो हुआ नहीं। बट मुझे फिर कॉल आया कि मैं 2-3 दिन के पार्ट के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ निशान सी में। और फिर जब शूटिंग के लिए गया तो वो पार्ट थोड़ा सा मेरा और एक्सटेंड हो गया। और उसमें जब अनुराग सर से मिला, तो वो जो भी मेरे एक इमेज थी ना, कि शायद ये चिल्लाते होंगे या डांटते होंगे या स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ही हम्बल स्वीट काइंड ऑफ आदमी, और जिससे आप दोस्त की तरह बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चीज़ें। तो विदाउट एनी हायरार्की, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, कोई किसी को ये भी नहीं बता रहा है कि आई एम दैट मच सीनियर एंड यू आर न्यू और न्यू कमर। तो उस वो सपना पूरा हो गया कि अनुराग सर के साथ काम कर लिया, और इस तरीके से इतने आराम से कर लिया। और उसके बाद रिची सर की जो फिल्म है, रिची मेहता, वन ऑफ द वेरी गुड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, दिल्ली क्राइम आपने देखी होगा कितना अच्छा, तो उनके साथ काम किया। ही इज ऑल्सो वेरी गुड एनर्जेटिक, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक डायरेक्टर आई हैव वर्क विद। तो अपने आप सपने पूरे हो रहे हैं, तो मैंने अब ड्रीम डायरेक्टर जैसा कुछ रखना छोड़ दिया है। चलिए, ड्रीम गर्ल तो होगी। ड्रीम गर्ल बहुत सारी। ड्रीम गर्ल, या आप क्रश बताएं, या ड्रीम गर्ल बता दें। कैमरे में बता के अपना नुकसान किसी को तो। नहीं नहीं, आप बता सकते हो। नहीं नहीं, कोई क्रश नहीं है, मैं सिंगल हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, सब दोस्त यार हैं और कुछ नहीं है। डर रहे हो आप? नहीं डर, मैं डर नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों भाई, मैंने सच बोला तो डर रहा हूँ? सच में सिंगल नहीं रह सकता क्या कभी लड़का? तो क्रश तो होगी ना प्रतीक आप? क्रश तो यार, क्रश क्या होता है पहले आप मुझे ये बताओ। जिस पे जो मिल ना सके, बस अच्छी लगती। तो आप ऑटो में बैठोगे और रोड में चलोगे तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। कितने क्रश गिनाऊं फिर मैं? बता रही थी कि दो हाल लेना पर उनको सर पुप्पी बोलने लेते हो पाया। कोई नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, मैं अभी आपके साथ एक गेम खेलने वाली हूँ। गेम नहीं, मैं एक नाम दूंगी। खेलती है लड़कियां तो खेलती मतलब लड़कियों ने आपके साथ गेम खेला है प्रतीक? है। नहीं नहीं, कहाँ खेला, मैंने बोला लड़कियां खेलती है, मेरे साथ खेला है। बहुत बीन बातें होल के गए हो।
डीप तो मैं सोचते ही हूँ खैर। तो गेम ये है कि मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगी, उसमें आपको बताना है कि जैसे एक वर्ड देना है उनके लिए, एक वर्ड देना। सिर्फ एक वर्ड देना है। ठीक है। कियारा आडवाणी, ब्यूटीफुल। आलिया भट्ट, वेरी गुड एक्ट्रेस। प्रियंका चोपड़ा। शी इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस। हंस रहे हैं आप? हाँ, सुंदर भी है और क्या रोशो भाई, अच्छी एक्ट्रेस भी है। ठीक है, कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन इज क्यूट, लुकिंग क्यूट, दैट्स इट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ही इज अ वेरी गुड एक्टर आल्सो। टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। शी इज प्रेटी, डिसेंट, केयरिंग, फन लविंग, और और ये विग लगाया गया। देखो, इतने सारे नाम में ऑप्शन में ना आपने सबके लिए एक एक शब्द बोला है, लेकिन अच्छी बात मेरे लिए क्या है, हाँ, मैंने कितना सारा बोला था, सब बोल दिया। अब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ बस, पर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आल्सो इन योर दिस ब्यूटीफुल शो। थैंक यू सो मच। टाइमलेस टेल्स विद अंजलि जो चैनल है उसके बारे में अगर आप दो शब्द बोल दें। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे शो में इनवाइट किया गया, और जो सवाल थे वो बहुत ही नए सवाल थे, जिसमें कि जिंदगी को लेकर भी बात की जा सके अच्छे से। तो उस तरह का ये सेशन था पूरा, और बहुत मज़ेदार था, फन लविंग था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब देखेंगे तो आपको भी बड़ा ऑर्गेनिक लगे और पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।